हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है आप सब लोगों के? वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड दिस। ए भुटकुन, आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है क्या? यस। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का। एंड टुडे इज फाइनली वो घड़ी आई गई है, समझ में आएगी नहीं समझ में आया? जिसका तुम लोगों को बहुत दिन से इंतजार था। ठीक है, दैट इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आईटीएफ किसको बोलते हैं और क्या होते हैं उनकी हम बात करेंगे। बट यस, मैं आपको फिर बोलता हूं कि ये आईटीएफ है ना भाई, अभी नहीं शुरू होगा। करीबन करीबन ये शुरू होगा 8:45 बजे। यस, कितने बजे? 8:45 मतलब 8:45 अंग्रेजों। 8:45 का मतलब होता है 8:45। 15 मिनट हम आईटीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। मिरेकल मिरेकल बता देंगे, टेंशन ना लो। मिरेकल का टास्क पूछो, टास्क मैं बता दूंगा, अपने हिसाब से बताऊंगा, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी बताऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए प्लीज, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? यस बेटा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर, कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करें। मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर? अरे नहीं, आसान चैप्टर है भाई। ये किसने बोल दिया तुम्हें? एक तो कहां से भाई, किधर से एनर्जी और ले रहे हो ये बताओ। ये मोस्ट डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। टास्क के बारे में ना पूछें, टास्क मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आप बस तैयार रहें, ठीक है ना? ठीक है, चलिए जी। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ आईटीएफ। बट यस, जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारा कुछ पार्ट बचा हुआ था सॉल्व करना या फिर अभी सीखना। दैट इज ग्राफ ऑफ एफएक्स, एफएक्स का जीआईएफ और एफएक्स का एफपीएफ, फिर ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल, देन वी हैव सम मिसलेनियस टर्म्स या पॉइंट्स, देन वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन टू आईटीएफ। सीरियस गाइस, सीरियस, ठीक है ना? ये थम्स डाउन वाले कौन है भाई? उल्टा पकड़ रखा है क्या लैपटॉप है, या टैब भी उल्टा पकड़ रखा है? 3 चैप्टर का बैकलॉग है, बहुत बढ़िया। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, कुछ तो अचीवमेंट किया है। समझ में आया? ये कोई बताने वाली बात है क्या? हाँ, समझदार इंसान के अगर बैकलॉग हो ना तो भी बताता नहीं, चुपचाप कवर करना स्टार्ट कर देता है। तू तो बता रहा है खुल के, बोले मेरे तीन तीन लेक्चर का बैकलॉग है, शाबाश। मिरेकल भैया, आज मिरेकल मुझसे मत मांगिए, कोई बात नहीं, आगे आने वाले 2 दिन मैं मिरेकल करता रहूंगा, प्लीज आज मेरी मजबूरी समझिए, प्लीज, ये समझे? हाँ, आगे आने वाले 2 दिन मैं आपसे पहले एडवांस में प्रॉमिस कर रहा हूं, 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 7:35 7:40 के बीच में मैं क्लास फ्री कर दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस, पहले कल और परसों, ठीक है? यस, बट तब तक आप थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें लेते रहिए प्लीज। मैंने पूछा लास्ट क्लास में क्या कर रहा है, क्या किया आपने? सर लास्ट क्लास तो बहुत बड़ी क्लास थी, और जो कि कल थी हमारी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास थी ना, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, 2 दिन का मैंने आपको पहले प्रॉमिस कर दिया एडवांस में, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी। मैंने तुम्हें संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन तुमने बुलाया, तुम आए, 3 घंटे पढ़े, कुछ नहीं बोले। मैंने 2 दिन आगे आने वाले, मतलब 8:30 से 8:40, वो तो चलते चलते हो जाता है, होमवर्क दो, बात करो थोड़ी सी, इतने हो जाता है, ठीक है? 7 नहीं, 7 नहीं, 7 नहीं भाई, 8, 1.5 घंटे तो पढ़ोगे पूरा। शाबाश। तुम एक काम करो, मैथ की तरफ से छुट्टी देता हूं, क्या बोलते हो? एक पूरे हफ्ते की छुट्टी, और क्या, ये सब छोड़ते हैं यार। और क्या, मैं भी कई दिन से बीवी बोल रही थी कि मनाली चले मनाली चले, है ना? मैं भी लगा हुआ था, मैं कहा नहीं भाई नहीं जा सकते अभी, सिलेबस बहुत अटका हुआ है बच्चों का, मतलब पेपर क्या है, बच्चों को सिलेबस करवाना है। क्या बोलते फिटूस? फिटूस मतलब यू एग्री, बरोबर। और क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो आराम से, और फिर देख लेंगे क्या है उसमें, ऐसा कुछ पहाड़ थोड़ी टूटी जा रहा है। ये क्या 5-5 मिनट की तुम मुझसे छुट्टी मांगते हो? पूरा एक हफ्ता लो ना भाई, तब तो समझ में रिलैक्स हो, कुछ वहां पे टाइम मिलेगा तो कुछ कर पाएंगे। ये मैं तुम्हें 5 मिनट पहले छोड़ दूं या 5 मिनट लेट छोड़ू, उससे क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखो अब नो निकलने लगी ना। वैसे कितना अच्छा हो, ठंडी ठंडी चल रही है मनाली में, बर्फ, लोग मैं देख रहा था गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। ओ भाई, इतने कितनी गर्मी पड़ रही है इधर, कोई बात नहीं, कंट्रोल। चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, पहले ये बताओ। इसके 2 मेथड मैंने आपको बताए थे। एक हो सकता है किसी सवाल में आपसे एफ एक्स पूछ ले, और हो सकता है सर कई बार फंक्शन की वैल्यू पूछे किसी पॉइंट पर, बोलेगा एफ ऑफ ए बताओ। तो एफ ऑफ ए मतलब कि सर किसी पॉइंट पे वैल्यू, तो वो हमारे पास में K3 रूल था। K3 मतलब कर करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। और अगर fx पूछ रहा है तो आपके लिए रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट में भी एक रूल काम करता है, बाजू वाला रूल, समझ में आया? बाजू वाले फंक्शन में क्या चल रहा है वही रिप्लेस कर दो, बात बन जाएगी। फिर उसके बाद में सर हमने ये नॉट ट्रांसफॉर्मेशन सीखे। पूरे फंक्शन पर मॉड लगाए, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा मिरर इमेज लेकर ऊपर पहुंचा दो। एक्स की जगह मॉड एक्स रखा है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा डिलीट करो, राइट हैंड साइड वाले की मिरर इमेज ले लो वाई एक्सिस में। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स, तो पलट दो एक्स एक्सिस के अबाउट, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। एफ ऑफ माइनस एक्स तो वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दीजिए प्लीज। एफ एक्स प्लस माइनस के, तो जितना जोड़ा या घटाया उस हिसाब से ग्राफ
वाई एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पूरा ग्राफ। और एफ एक्स प्लस माइनस के अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और फिर आप जोड़ रहे हो तो जोड़ने पर ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, घटाने पर राइट साइड में शिफ्ट होगा। के टाइम्स मैक्सिमम मिनिमम वाला क्या बताया था कि सर दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे प्लॉट कीजिए। मैक्सिमम का मतलब होता है जो ऊपर लाई कर रहा हो, मिनिमम का मतलब होता है जो दोनों में से नीचे लाई कर रहा हो उसको शेड कर दीजिए। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफएक्स का ग्राफ बनाना हमने सीखा था, उसमें क्या किया था, आपको कुछ नहीं y बराबर एफएक्स का ग्राफ बनाना है, रेंज में जितने इंटीजर्स है वो लिखने हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आपको x लिखने हैं और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला खेल खेलना है सोच समझ के। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज यहां तक। ए बुटकुन दो चाय लगाओ कड़क, है ना, बढ़िया चल रहा है। चलिए जी स्टार्ट करें, फटाफट इस फंक्शन का जवाब दीजिए। हाँ ऑप्शंस बोल के बताइए प्लीज क्या आंसर आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो इसका आंसर आएगा 1, बट सर ऑप्शन में प्रेजेंट 1 से छोटे बहुत सारे नंबर है, जल्दी से आंसर बताइए प्लीज। इसका आंसर क्या आया? पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1, 1/3, 2/3, 1/2। क्या है पीरियड? अबे भुटकुनो चलिए आंसर डी, यस आंसर इज डी, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो पीरियड है दैट इज टी बराबर 1/3। बहुत बढ़िया, 1/3 इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। आ जाइए अगला सवाल, जेईई मेंस 2023 का सवाल है, f(1) दे रखा है। आ जाओ, इस रिलेशन को यूज करना आना चाहिए। मैं एक आपसे पोल कंडक्ट जरूर करवाऊंगा, ठीक है, मैं इसमें एक पोल कंडक्ट करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आप लॉजिकली बोल सकते हो। इसका आंसर क्या है? चलिए जी सर, अब f(1) दे रखा है, f(1) दे रखा है आपसे, f 2022 f 2028 पूछा है, तो दिस इज समथिंग लाइक जो आपने वहां पर देखा था मैट्रिक्स में, याद है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है उसकी बहुत हायर पावर पूछ लियो। तो एक बच्चे को यहां पे मन में डाउट आया कि सर आपने बोला 1 पे वैल्यू 1 दे रखी है, तो f(2), f(3), f(4) पूछता तो हम कर करके वहां तक पहुंच जाते। बट मैंने कहा ऐसी सिचुएशन में घबराए मत करो, अगर वो बहुत बड़े एक्स पर वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि वहां तक तो ऐसा थोड़ी है ना 1 निकालेंगे फिर 2 ऐसे 2022 तक निकालते जाएंगे, नहीं जी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले इसमें x की वैल्यू 2 या 2 से बड़े के लिए रिलेशन ट्रू है, तो मैंने कहा कि x की वैल्यू 2 पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, f(1) प्लस 2 टाइम्स f(2), बस इतना ही। क्यों सर? क्योंकि जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स f(2), तो मतलब ये टर्म यहीं पे रुकी और इधर आ जाएगा सर दैट इज 2 into 3, 2 into 3 दैट इज 6 टाइम्स f(2). सर ये आ जाएगा 4 टाइम्स f(2) इज f(1) जो कि 1 है, तो यहां से आप बोल सकते हो सर f(2) आ गया आपके पास में कितना 1/4। अब अगर मैं बात करूं f(3) की, तो आप इस पूरे में x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो जैसे ही 3 पुट करोगे देखते रहना, हेलो हेलो नजरिए एकदम स्क्रीन पर, 2 टाइम्स f(2), 3 टाइम्स f(3), और जब आप x की वैल्यू 3 यहां पुट करोगे 3 into 4 12 into f(3), है ना, सही है। अब ये इधर पहुंचाइए प्लीज, ये कितना आ जाएगा सर आपके पास में 9 f(3), और सर इसकी वैल्यू है 1/2 पूरे का, यहां पे 1/4, ये 1/2 प्लस 1 3/2। सर f(3) जो है वो आप ध्यान से देखिए, कैंसिल करोगे 3/2 यहां पर 9, ये आ गई 1/6। मेरे ख्याल से आपको एक चीज पैटर्न दिख रही होगी, सर ये f(2) आ रहा है 1/4, f(3) आ रहा है 1/6, f(4) ऐसे निकालिए प्लीज, वो आ जाएगा 1/8। मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो f 2022 कितना आएगा? सर जो भी वैल्यू आप हमसे पूछ रहे हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दो, तो सर ये आएगा 4044, मतलब 4044, और 2028 कितना आएगा? सर ये आएगा 4056, है ना। अब इनके रेसिप्रोकल को जोड़ दीजिए प्लीज, इनके रेसिप्रोकल को जोड़ दीजिए। जैसे मैंने सिर्फ f(2) निकाला, f(3) निकाला, f(4) आपको खुद निकालना है, पैटर्न ऑब्जर्व करके इनका आंसर लिखना है। जो भी इनपुट है उसका डबल करके डिनोमिनेटर में जा रहा है। 9 और 1 10, 8100 आ रहा है ना, 8100 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए 64% जनता का सही जवाब है। वाह यार तुम तो सीख गए, है ना। अब हम चलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पर वापस से, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में चालू कर रखा था प्रोग्राम। इस पे आते हैं सर, ये e⁻x वाला प्रोग्राम तो जज हो चुका है ऑलरेडी, है ना, ये दोनों तो ग्राफ बन चुके हैं। मैंने आपको होमवर्क ये वाले दिए थे, याद है, x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कितने लोगों ने बना लिया? एक बार यस सर लिखकर भेजना कि यस सर बना लिया मैंने। जैसा भी हमें समझ में आया कि x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जरा बताना ध्यान से, x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर जल्दी से बता दो। सर किससे बता दे, कैसे बताएं? मैंने कहा आपने अपनी तरफ से बना लिया, मैं अब बनाने वाला हूं, है ना। ठीक है, अब मैं बनाने वाला हूं, डायरेक्टली कंपेयर करना। कैसे बताया था आपको, वापस एक बार और सुन लो कहानी। सर आपने बताया था कि जो भी फंक्शन का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, जिस भी फंक्शन का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, पहले वो वाला ग्राफ बना लो। ये मैंने ग्राफ किसका बना लिया सर, y बराबर x²। का सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, ये ग्राफ बना लिया। इसके बाद में सेकंड स्टेप सुनिए, जो भी रेंज में इंटीजर्स है, जो भी रेंज में इंटीजर्स है 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, रेंज में आपने इंटीजर मार्क कर दिया। ऐसा नहीं कि रेंज में इंटीजर 5 ही है, बट 5 तक ही जाओ ना भाई, ऐसे तो इंफिनिटी तक चलती जाओगे, बिल्कुल सही। अब आ जाइए सर, इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कि मतलब ये जो इंटीजर्स हैं ये कब आ रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है जी, तो पहले पॉइंट से आप ग्राफ पर जाइए, ग्राफ से आप x एक्सिस पे आइए।
ठीक है जी, जरा बताना थोड़ा सा ठीक चल रहा है क्या, है ना। चलिए ठीक है, अब आ जाइए जी यहां पर। अब क्या करना है सर हमें, फटाफट मुझे ये वाली एंट्रीज बताइए। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब आएगी, मैं ये नहीं पूछ रहा कि एक्स 1 रखने पे वैल्यू क्या आएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब आएगी सर, जब ये 1 और ये -1 होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कब आएगी, तो सर जब ये √2 और ये -√2 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी -√3 और ये आ जाएगा जी √3, और फिर सर ये आ जाएगा 2 पर वैल्यू 4 और ये आ जाएगा जी -2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना। अब मैं लाल कलर से ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान सुनना। ठीक है, ये तो पूरा सपोर्टिंग ढांचा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, अब इन दोनों के बीच में आप इंटरवल कंसीडर कीजिए। ये जो एक्स एक्सिस पे ना अपने आप इंटरवल बन गया। जब 0 से 1 तक एक्स है तो ग्राफ बन रहा है इतना, और उसकी वैल्यू जा रही है 0 से लेकर 1। इस इतने पोर्शन का जो कि इतना बन रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये। फिर अगर 1 से लेकर √2 लोगे तो ग्राफ बनेगा इतना, जो कि जा रहा है सर 1 से लेकर 2। 1 से लेकर 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, ये वाला। फिर √2 से √3 में सर ये वाला पोर्शन बनेगा, जो कि यहां से यहां जा रहा है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, ये वाला। फिर ये वाला रहा सवाल क्लोज और डार्क सर्कल का, तो 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, यहां पे डार्क सर्कल। 1 पर वैल्यू 1 आएगी तो यहां पे डार्क, यहां पे डार्क, यहां पे डार्क, तो बाकी इसके नीचे सर यहां हॉलो 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 हॉलो, ये ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो आप जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहे हो, थोड़ी सी बेटा आपने पूरी अब पूरा फंक्शन पढ़ लिया है, तो आपको देखकर ये भी समझ में आना चाहिए ये पूरा एक इवन फंक्शन है। अगर मैं x की जगह -x रखूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो जैसा y एक्सिस के इधर बना है वैसा इधर बना है। अब आप लॉजिकली सोच के भी देख लीजिए प्लीज, आपका ग्राफ यही आया होगा। और डार्क और हॉलो भी देख लेना भाई, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो ये हटा दीजिए। अब ये जो आपको दिख रहा है लाल कलर वाला, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर कितने लोगों का मैच करके एमडीएच लिखकर भेजना बेटा, एग्जैक्ट बोले मैच किया। और यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी भी देखी सर कि ये इवन फंक्शन है, तो हम ज्यादा लोड क्यों ले, इतना ग्राफ बनाए, इसके बाद इधर वाला भी, और ये ग्राफ इधर और इधर चलता जाएगा, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, खुशी हो रही है, थोड़ा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ रहा है कि हाँ कुछ सीखा है। अब जरा देखना, ये सवाल जो है थोड़ा सा आप ऐसे बोलोगे सर रंग बिरंगा टाइप का हो गया। मैंने कुछ नहीं, लॉजिकली सोचो। जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमें बोला गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर साइन एक्स। थोड़ा सा पुराना दिमाग लगाते हैं, जब हमने इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व की थी, याद है आज से पहले, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर यहां समथिंग लिखा जाएगा, तो ये समझ में आता है कि ये इधर जो लिखा जाएगा ये इंटीजर ही होगा, चाहे x कुछ भी हो। तो यहां से मुझे ये समझ में आया, कि y कुछ भी हो सकता है, बट साइन x एक इंटीजर होगा। साइन x क्या होगा, एक इंटीजर होगा। साइन x कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, 1 -1 और 0 ये ले सकता है ना। तो सर साइन x तो बेचारा इंटीग्रल सिर्फ ये 3 हो सकता है, तो साइन x बराबर 1 -1 और 0 है ना। उसके अलावा साइन x कोई और वैल्यू ले ही नहीं सकता। क्यों सर, क्या साइन x 1/√2 हो सकता है, अरे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर 1/√2, कैसी बात कर रहे हो। तो 1 0 और -1, ठीक है ना। अब जरा देखना इसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। जब साइन x 1 हो जाए, जब साइन x 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y जो है वो आ जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y 1 आएगा, इसका मतलब सर y की वैल्यू आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 2 ओपन। आराम से देखो, ठीक है। जब मैंने साइन एक्स की जगह, पहले मैंने ये डिसाइड किया कि साइन एक्स 1 -1 और 0 में से कुछ हो सकता है। आराम से सामने देखिए, बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें फालतू में कंफ्यूज हो रहे हैं, लॉजिकली सोचते हैं सीधा ग्राफ पे नहीं जाएंगे। तो सर साइन एक्स 1 हो सकता है, मैंने साइन एक्स को 1 रख दिया। जब साइन एक्स को 1 रखा तो y क्या होगा सर, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 2 ओपन, ठीक है जी। फिर अगला केस बताओ मुझे, सर साइन एक्स जो है वो 0 भी हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा, 0। y की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी सर, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 ओपन। इसका जो अगला केस है, लास्ट केस, सर साइन एक्स जो है वो क्या क्या हो सकता है, -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर -1, यहां से y आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट -1 से लेकर 0 ओपन। क्या आपको ये तीनों बात समझ में आई। अभी सिर्फ y की वैल्यू आई है, समझने वाली बात ये दोस्तों, x की वैल्यू आई नहीं, x की वैल्यू आई ही नहीं, तुमने उसे बुलाई ही नहीं और उसे अपनी मजबूरी समझाई ही नहीं। अरे इसकी बात कर रहा हूं, x की कौन कौन सी वैल्यू होती है जिसमें साइन की वैल्यू 1 होती है, π/2। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, यस, π/2 के बाद में 3π/2, तो बेटा यहां आ जाएगा, फिर 5π/2, फिर यहां पे आ जाएगा 7π/2। ऐसे तो लाखों करोड़ों चलेगी, चलने दो। यहां पर बताना जरा, x0 पाई 2 पाई, कुछ कोई बच्चे सोचे जरा आपने नेगेटिव एंगल तो लिया ही नहीं, नेगेटिव एंगल भी ले सकते हैं, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। आ जाइए जी, अब हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। लंबी लंबी सांसें लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि x की वैल्यू π/2, y की वैल्यू 1 से लेकर 2। तुम एक काम करो, ये वाली चीज प्लॉट करो, x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 1 से लेकर 2। x की वैल्यू π/2, y की वैल्यू 1 से लेकर 2, तुम तो ये प्लॉट करो। x की वैल्यू π/2 मतलब एक ही लाइन पे चलना है, और y की वैल्यू 1 से लेकर 2। थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा प्लीज, जरा देखना, यहां पर सर हमारे पास में एक मिलेगा π/2, तो π/2 के ऊपर वर्टिकली 1 से लेकर 2 ओपन। उड़ी बाबा, x की वैल्यू π/2, y की वैल्यू 1 से 2, दिस इज अ वर्टिकल लाइन।
मैं क्या करूं, इक्वेशन ऐसी दी है सर आपने जो सेटिस्फाई तब हो रही है जब x π/2 रखोगे तो y 1 से 0, 1 से 2 ओपन। डू यू गॉट दिस? ये ग्राफ बन रहा है, टेंशन क्यों लेते हो इतनी? आ जाइए फिर से उसके बाद 3 π/2 पर क्या होगा, मैंने कहा यहां पे बीच में पाई भी आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। π/2 पर फिर पाई भी आएगा, देखते रहना, पाई के बाद में आएगा आपके पास में 3 π/2। 3 π/2 पर y की वैल्यू -1 से 0, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं 3 π/2, y की वैल्यू -1 से लेकर 0, 3 π/2 पर y की वैल्यू -1 से 0 है ना। हाँ फंक्शन नहीं है तो मैंने कहां बोला दिस इज ए फंक्शन, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ लिखा हुआ है, फंक्शन थोड़ी ना बोला है, ठीक है। पाई पे सर क्या खेल होगा, पाई पर तो देखो जब आप x की वैल्यू पाई लोगे तो ये है 0 से लेकर 1, तो 0 से लेकर 1 ये ऐसा, ठीक है। और फिर जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो ये लो, लंबी लंबी लाइंस आती जा रही हैं सर, बोलो हाँ ना। इधर आ जाओ, -π/2 पर आ जाओ, वो भी बता देता हूं। -π/2 पर कैसी लाइन आएगी, -π/2 पर सर फिर से -π/2 पर क्या होगा, sin x -1 होता है, तो -1 होता है सर, ये यहां पे जाएगा ऐसे, दिख रहा है सबको। और ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है जी, क्योंकि sin x इधर रह गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर y पे लगा है। कितने लोगों को बात समझ में आई? ऐसे ये ग्राफ चलता जाएगा, इधर भी और इधर भी, बोलो भाई। एसएमजे हाँ ना, जल्दी से बताओ प्लीज, ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना, ऐसे सोच के लिखना है, सोच के लिखना है, क्योंकि मैंने जो आपको तरीका सिखाया था वो तरीका किस चीज के लिए था, वो तरीका था सर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर fx पे लगाओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगाओ, ठीक है। किसी फंक्शन पे बाहर क्या लगा हो, एफ पी एफ लगा हो, ठीक है जी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी डिफाइनिंग करनी होती है। fx का फ्रैक्शनल पार्ट इज fx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, है ना। fx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx से आप जा सकते हैं। कभी भी fx का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए आए तो आप क्या सोचोगे, सर ये वाली जो चीज आपको बताई जा रही है कि फ्रैक्शनल पार्ट की जगह ये वाली चीज सोचिए। यहां पर भी आपको डिफाइनिंग के साथ जाना पड़ेगा, है ना। यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइनिंग के साथ जाना पड़ेगा। जैसे मैं पहले इसका ग्राफ बनवाता हूं आपसे, y बराबर एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। y बराबर एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, तो सर आपने हमें क्या बोला कि एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर पूछा है तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे कि ये यहां से देखो इंटीजर है, ये तो इंटीजर अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है ना। तो इंटीजर अपनी वैल्यू चेंज करेगा, तो आप देखो कि ये कब कब इंटीजर बनेगा, है ना। ये कब कब इंटीजर बनेगा, अंदर वाली क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 ओपन, तो एक्स स्क्वायर भी 0 से लेकर 1 ओपन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो मतलब सर सिर्फ क्या बचा आपके पास में, एक्स स्क्वायर बचा। आगे सोचो, x की वैल्यू लेता हूं 1 ओपन से लेकर √2, सर √2 तो क्यों गए, क्योंकि मैंने कहा देख, ध्यान से देख, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा सर, 1 से लेकर 2 ओपन तक। ऐसे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ऐसे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, ऐसे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर 1। फिर अगली जो चीज है दैट इज √2 से लेकर √2, √3 ओपन। आपको ये देखना है कि अंदर वाला कब कब इंटीजर बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 2 क्लोज से लेकर 3 ओपन। ऐसे सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर ये वाला,
है ना, और ये चलता जाएगा ऐसे। ग्राफ बनाने से पहले मुझे दिख गया था कि ये फंक्शन इवन है, इवन है मतलब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब इन सब टुकड़ों को आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास में ये वाला ग्राफ आता है ना, तो वो पता क्या बोल रहा है, 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर वाला पार्ट बना दो, 1 से लेकर √2 तक एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ बनाओ, √2 से लेकर √3 तक एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ बनाओ। मतलब अलग अलग एक्स के लिए मुझे अलग अलग ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट पड़ता है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में। अब इसमें एक ही डाउट आता है बच्चों को कि सर x 0 से 1 तो अगला 1 से 2 होना चाहिए था। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर तू x की वैल्यू 1 से 2 लेता तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाता, 1 से लेकर 4 ओपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता, 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, ये 3 नंबर आते। तो हमें इसकी एक ही वैल्यू चाहिए, और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि अंदर वाला कब कब इंटीजर बन रहा है, समझ गए, है ना। आ जाइए। अब सर अगर इसके ग्राफ की बात करें, ध्यान सुनना, ग्राफ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अलग अलग टुकड़ों के लिए अलग अलग ग्राफ बनाना है मुझे 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये होता है जी, बट आप इस बात को समझिए कि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए सिर्फ 0 से 1, 0 से 1 मतलब ये रहा 0, ये रहा 1, तो 1 ये इतना जो पोर्शन है ना, बस इतना ही चाहिए मुझे, 0 से 1 वाला पार्ट चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो 0 से 1 वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी। शेप कौन सी आई है, ये किसकी शेप है सर, ये शेप है एक्स स्क्वायर की। वैसे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है कि पूरा होता है, बट 0 से लेकर 1 तक वाला जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन ट्रिम कीजिए और ये यहां पे कट पेस्ट कर दो, ठीक है। जब भी अलग अलग डेफिनेशंस के लिए ऐसा आए तो आप अलग अलग पार्ट को ड्रॉ कीजिए, वहां से वो कट पेस्ट कर दो। अब जैसे एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ क्या होता है, पहले तो ये बताओ सर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये -1 मतलब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि इसको 1 यूनिट से नीचे खिंचा दो, और 1 पर वैल्यू आएगी 0 और √2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, √2 पर वैल्यू आएगी सर इसकी 1। तो 1 से लेकर √2 तक आपको पोर्शन चाहिए, तो सर ये वाला ग्राफ बनेगा, 1 से लेकर √2 के लिए ये वाला शेप। तो 1 पर जो है दैट इज क्लोज, और √2 इसके थोड़ा नजदीक होगा ना, है ना, ये समझ में आया। इतना पोर्शन इसका कट कर लिया। अगला जो ग्राफ है वो है एक्स स्क्वायर -2 का, तो जो कि 0 होता है √2 पर, और √3 पर इसकी वैल्यू फिर से 1 आएगी जी। तो √2 से लेकर सर √3 ऐसे, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मतलब मैं ग्राफ बनाता जा रहा हूं और उनके पोर्शंस कट करता जा रहा हूं। अब √3 से लेकर आप बोल सकते हो 2, तो ये वाला ग्राफ ऐसा आएगा सर। वैसे इनके बीच में डिस्टेंस या गैप कम होगा, तो ये ब्रांचेस आपको नजदीक नजदीक दिखेंगी, ये इधर चलता जाएगा। सिंस ये फंक्शन इवन है, तो वाई एक्सिस के राइट साइड में अगर आपने ग्राफ बना लिया, तो लेफ्ट साइड में भी सेम ग्राफ कॉपी कर दो, इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। ये ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज जो है वो ऐसी होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट सर आपके पास में इधर -1 आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा सर -√2, ठीक है भाई। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आराम से देखना जरा, ठीक है ना, आराम से देखना। एक्स स्क्वायर पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा है, आपने सर कंपोजिट फंक्शन की बात बताई थी, थोड़ी सी पुरानी बातें मैच कर लेते हैं। ये आपका इनसाइड फंक्शन है, ये आउटसाइड फंक्शन है। आउटसाइड फंक्शन रेंज को कंट्रोल करता है, हम जानते थे कि इसका रेंज कभी भी 0 और 1 ओपन से बाहर नहीं जा सकता। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ रही है सर, ये वैल्यू आ रही है 1। तो इसका जो भी ग्राफ बना है वो 0 और 1 के बीच में ही बन रहा है। ये इवन फंक्शन का ग्राफ है, सारा का सारा सर एकदम सेट बैठ रहा है, ऐसे बनाया जाता है। हाँ, लोटस शेप जिसको आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही, सत्यवचन सही है। ये हो गया सर हमारा ये वाला ग्राफ, कोई दिक्कत। अब आ जाइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स पे। चलिए, ये मैं चाहता हूं कि आप खुद ड्रॉ कीजिए, और थोड़े से इसमें केसेस आपको अज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है सर, ये बनता है साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। लो भाई, ठीक है ना। पहले डिफाइन कर लेते हैं सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है, या फिर आपकी ग्राफ कॉपी में बना हुआ देख लीजिए, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 लेता हूं, देखना जरा मैं कैसे लिखूंगा इसको। अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 ओपन लेता हूं, तो सर ये वाली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आएगी 0, ग्राफ बनेगा सिर्फ साइन एक्स वाला, ठीक है। ये -0 आप चाहे मत लिखिए। फिर अगर मैं x की वैल्यू π/2 ले लेता हूं, तो वैसे देख लो π/2 पर ये बनेगा 1, π/2 पर 1 बनेगा, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या सॉरी 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, और वैसे देख लो π/2 पर ये भी 1 और ये भी 1, दोनों 1 -1 0। आगे चलते हैं, π/2 से π वाला पार्ट, है ना, π/2 से π वाला पार्ट, चाहो तो इस π/2 पे क्लोज नहीं लगा सकते थे आप। π/2 से π वाले पार्ट के लिए वापस से सर ये तो 0 ही हो जाएगा, मैंने कहा सत्यवचन, तो ये sin x, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में जब आप इस तरफ आते हो तो इसका ग्राफ ऐसा चलता है, याद है, ये आता है 3π/2 और ये आता है सर 2π। 2π पे यहां हॉलो, यहां डार्क होता है। अब आगे चलते हैं सर, डायरेक्टली यहां से लेकर यहां सीधा लिख दो, बिकॉज एक ही वैल्यू चलेगी। तो x की वैल्यू π से लेकर 2π तक, π से लेकर 2π तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो होगी -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा sin x माइनस के बाद में -1। ध्यान से देखोगे तो ये आपको sin x + 1 लिखा हुआ दिखाई देगा, और x बराबर 2π पे अगर देखना चाहते हो तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, है ना। अब सर इतना ही ग्राफ क्यों बनाना है, मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगा, कंपोजिट फंक्शन है, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड, रूल यही तो बोलता है कि कंपोजिट फंक्शन अगर हो तो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड तो 2π तक ग्राफ बना लो, उसके बाद में रिपीट करेगा, है ना। 2π पे ग्राफ बना लीजिए,
2 पाई के बाद में ग्राफ वही रिपीट करेगा, बिकॉज इस कंपोजिट का बाहर फ्रैक्शनल पार्ट, अंदर sin x, इनसाइड फंक्शन इज sin x, तो इसका जो पीरियड होगा वही कंटिन्यू करेगा। अब जरा देखना, टुकड़ों टुकड़ों में हमें अलग अलग शेप तोड़ के लिखनी है। तो पहले मैंने क्या किया, sin x का ग्राफ बना लिया। तो sin x की शेप आराम से देखो, ठीक है। इसका ग्राफ अब जरा देखना कैसे बनाना है, बहुत ही लॉजिकली सोच सोच के, मतलब इसमें कुछ ज्यादा घबराने वाली बात तो है ही नहीं। 0 से लेकर π/2 sin x का ग्राफ, 0 से लेकर π/2 sin x का ग्राफ, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ना ही sin x का स्क्वायर, सिंपल। तो सर 0 से लेकर π/2 ये शेप होती है sin x की, मैंने कहा बना दे भाई। 0 पर डार्क सर्कल है और ये लो, ठीक है। π/2 पर वैल्यू आ रही है सर 0। सर π/2 से लेकर पाई तक भी sin x का ही ग्राफ, π/2 से लेकर पाई तक भी sin x का ही ग्राफ, यही शेप चलेगी, ठीक है। π/2 से लेकर पाई तक भी यही शेप चलेगी, है ना, आराम से देखते रहना। अब पाई से लेकर 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक जो sin x की शेप होती है उसमें +1, तो पाई से लेकर 2 पाई तक दोस्तों sin x की शेप होती है ये। अब आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया कि +1 करने से क्या होगा, सर ये पूरा माजरा 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें sin x को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो, और वैसे भी आपको पता है कि ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है ये -1 पे होता है, जब इसको 1 यूनिट शिफ्ट करोगे सर ये ऊपर चली जाएगी कटोरी, है ना, ध्यान सुनना। तो सर π/2 से लेकर पाई से लेकर 2 पाई तक ये जो नीचे शेप बन रही थी इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, सही है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो 3π/2 पर वैल्यू क्या आएगी, 3π/2 पर वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल सही सत्यवचन, ये यहां पर इसको टच करेगा। 2 पाई पर वैल्यू 0 आ रही है, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है। दिस इज y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ। और ध्यान से देखो इन सब पे हॉलो सर्कल क्यों आया, इन सब पे हॉलो सर्कल ये आया क्योंकि बाहर वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो इसकी वैल्यू कभी भी वो 1 तो होने देगा ही नहीं। अब सर इसको ये क्या है, दिस इज द पीरियड 2 पाई। अब यही लेंथ बार बार रिपीट करेगी जी, अब यही लेंथ बार बार रिपीट करेगी, अब यही लेंथ बार बार रिपीट करेगी। आप अगर ये टुकड़ों वाला ग्राफ बनाना सीख गए तो बस मतलब यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि इतने पोर्शन के लिए इसका ग्राफ कॉपी पेस्ट करना है, इस पर ये डालना है, इस पर sin x का ग्राफ वापस से कॉपी पेस्ट करो, इतने पार्ट के लिए sin x के ग्राफ में 1 जोड़ दो, तो sin x का ग्राफ तो x एक्सिस के नीचे बनता है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और कभी भी आपको एंड पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, ओपन क्लोज, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 0 रख के देख लो उसमें यार डायरेक्टली। सर 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, π/2 पर वैल्यू 0 आ रही है, पाई पर वैल्यू 0 आ रही है, 3π/2 पर वैल्यू 0 आ रही है, डायरेक्टली यहां से, और 2 पाई पर वैल्यू 0 आ रही है, खत्म। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। अब ये 2 पाई के बाद में सर यही शेप रिपीट होती जाएगी उस तरफ भी और इस तरफ भी, बिकॉज दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। और अब हम पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, MJO, BMW, SMJ, GJB, जो भी आप लिख सकते हैं लिखिएगा जरूर। तो सर दोनों फंक्शन बड़े जोरदार थे, जब हमारे बाहर फ्रैक्शनल पार्ट लग जाता है तो आपको कैसे करना है वो आपने सिखाया। अब सीखने वाले लोग जो होंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का भी ग्राफ बनाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x का भी ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि सर आपने हिंट तो बता दिया और आपने समझा भी दिया कि कैसे बनता है। आपने नहीं करवाया तो क्या सर, हम तो कर ही सकते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। हाँ और क्या। अब दो छोटे छोटे पार्ट, जो मेजर पार्ट था वो आप सीख गए हैं कि जब फंक्शन के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ और जब फंक्शन के बाहर फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ। अब दो छोटे छोटे पार्ट बचते हैं एकदम, दैट इज जब अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, मतलब अब की बार ध्यान से देखो, ये फंक्शन के बाहर नहीं, ये इन साइड में लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। हाँ लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब की बार कहां है सर, अब की बार इन साइड है, इन साइड मतलब x के ऊपर लगा हुआ है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना कि इंटीजर कब होगा। मतलब मैं सिंपल सी कहानी बताऊं, जरा देखना कैसे करना है। जैसे सिर्फ x के ऊपर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, मैंने कहा हाँ जी, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 ओपन, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 ओपन, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 ओपन, फिर नेगेटिव में एक इंटरवल ले लो, x की वैल्यू -1 से लेकर 0 ओपन, ऐसे चलता जाएगा। जब आप x की वैल्यू 0 से लेकर 1 लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 0, e की पावर 0 होता है जी 1। x की वैल्यू 1 से लेकर 2 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू होती है सर 1, तो ये हो जाएगा e की पावर 1। फिर जब आप x की वैल्यू 2 से लेकर 3 लोगे तो सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, तो इसकी जगह 2 रख दो, दैट इज e स्क्वायर।
आपने एक चीज शायद नोट कर ली होगी, और वो एक चीज क्या है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है मुझे केस बनाने पड़ रहे हैं, और वो भी ये देखना पड़ रहा है कि अंदर वाला कब इंटीजर हो रहा है। तो अब की बार तो एक्स ही है, खेल खत्म। अगर आप एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी e की पावर -1, ठीक है बस। अब सर y बराबर, ध्यान से देखो इस तरफ तो कांस्टेंट ही तो आ रहे हैं, इसका ग्राफ बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 कौन सी लाइन आ रही है सर? y बराबर 1 वाली। 0 पर क्लोज, ये लो भाई ओपन। 1 से लेकर 2 तक कौन सी लाइन आ रही है सर? 1 से लेकर 2 तक। स्पेसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि ये 1 है, ये है e होता है 2.78, तो लगभग सर ये 3 के नजदीक चला जाएगा, मतलब यहां पर जो लाइन है वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और फिर 2 से लेकर 3 तक सर ई स्क्वायर आप बोल सकते हो 7.38 होता है, तो ये 2.3 था, अब ये 7.38 पे चला गया, तो लेट्स से सर यहां कहीं, तो 2 से लेकर 3 में ये ऐसी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। स्पेसिंग बढ़ गई, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एसएमजे। अब इस तरफ आ जाओ, -1 से लेकर 0 के बीच में, -1 से 0 के लेकर मतलब बीच में अगर जाओगे आप तो ये वैल्यू होती है सर 1/e। 1/e मतलब 1.272, 1.27, सॉरी 1/2.72, तो लगभग 1/3, तो 0.33 जवाब आ गया। तो सर 1/, e यहां कहीं होगा। अगली जो लाइन आएगी सर वो आएगी e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर, वो यहां कहीं होगा। आप ऐसे इसमें रखते जाओ तो ये जो लाइनें इसकी एक्स एक्सिस के नजदीक आती जाएंगी, बट इसको कभी टच नहीं करेंगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो इसमें तो आपको सिर्फ ये प्योरली ये वाले केस लेने हैं। सेम यहां आ जाओ, इसमें फिर बता देता हूं, -1 से -2 लोगे तो ये बनेगा -2, तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर -2 इज 1/e स्क्वायर। -2 से -3 जाओगे तो e की पावर -3 और वैल्यू कम हो जाएगी, 1/e क्यूब, बट रहेगी पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। सेम अगर मैं यहां बोलूं कि भाई साहब अगर x की वैल्यू 0 से 1 लेते हो तो ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा sin 0, अंदर वाली चीज 0 तो ये 0 ही होता है। अगर आप x की वैल्यू 1 से लेकर 2 ओपन लेते हो तो सर ये क्या बनेगा? 1, और sin 1 1, sin 1 पता नहीं सर क्या होता है, हाँ इसको ऐसे लिखा रहने दो। 2 से लेकर 3 ओपन, सर ये क्या बनेगा? दिस इज sin 2। फिर सर 3 से लेकर 4 ओपन, सर ये बनेगा आपके पास में sin 3। एक और देख लीजिए, 4 से लेकर 5 ओपन, सर ये बनेगा sin 4। ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब जरा देखना क्या करना है, वापस से ग्राफ पे, कि सर वो बोल रहा है कि 0 से लेकर 1 ओपन तक तो अंदर वाली वैल्यू 0, तो sin 0 0। फिर 1 से लेकर 2 तक sin 1 एक वैल्यू आ रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे sin 1 क्या होती है? अरे भाई sin 1 एक वैल्यू होती है जो 0 और 1 के बीच में होती है, खेल खत्म, है ना। तो 1 से लेकर 2 ओपन तक आपके पास में एक वैल्यू आ रही है, ये वाली, ठीक है, जिसको आप बोलोगे sin 1। जो थोड़ी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता ये कितना होता है, sin 1 सिर्फ, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सर 2 से लेकर 3 में, 2 से लेकर 3 में से sin 2 चलेगा। अच्छा एक और चीज, अब आपको पता होना चाहिए कि sin 1 और sin 2 में से बड़ा कौन है, क्योंकि यहां पे sin 1, ऐसा नहीं कि sin 1 यहां आ रहा है, sin 2 इसके ऊपर ही आएगा, sin 4 नेगेटिव होता है, देखते रहना। अब सर उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ये होता है 1.57, 1 यहां होगा और 2 यहां होगा, तो 2 इसके नजदीक होता है तो sin 2 वैल्यू ज्यादा आएगी। 1 इससे थोड़ा दूर है, देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 0.43 का, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 0.57 का, तो sin 1 पर जो वैल्यू आएगी वो कम होगी, तो sin 2 इससे ऊपर ही लाई करेगा। और sin 3, सर sin 3 यहां कहीं होता है, पाई के बिल्कुल नजदीक, पाई के बिल्कुल नजदीक होता है, 3 सबसे कम आएगा, तो sin 3 जो वैल्यू आपको मिलने वाली है दैट इज 3 से लेकर 4 के बीच में, वो ये वैल्यू मिलेगी sin 3। अब आपको ये समझना है कि सर ये हेर फेर क्यों हुआ? ये हेर फेर इसलिए हुआ क्योंकि sin 1 सबसे बीच में होता है, sin 2 उससे बड़ा होता है, sin 3 उससे सबसे छोटा होता है, ठीक है। और जैसे ही आप इस तरफ क्रॉस करोगे तब तो खेल ही बदल जाएगा। 4 से लेकर 5 के बीच में सोच लो बस, sin 4, सर sin 4 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, कैसे पता आपको? क्योंकि जैसे ही आप 3.14 से आगे गए तो 4 पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो लिखने को तो वो sin 4 ही लिखा जाएगा, बट sin 4 लिखा ऐसे जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है ना? अरे शशांक को मारो गोली, तुम इधर पढ़ो ना भाई, शशांक स्पैमिंग, कोई बात नहीं, उसको आज नहीं मिली कूलर के आगे जगह, पिताजी ने धुन दिया होगा, कोई चीज सुझा दी होगी, कोई चीज वैसे ही बेचारी गर्म थी और धुन के सुझा दी होगी, तुम उसमें क्यों लगे हुए हो? इधर देखो, सुशांत का बेचारे का गर्मी से एकदम दिमाग पारा हाई हो रखा है, उसको येलो साड़ी पहनकर पूरा का पूरा एकदम बारिश में डांस करना है, तुम्हें उससे क्या लेने देना है भाई?
उसके अंदर की इच्छाओं पे तुम मत जाइए, तुम यहां देखो, तुम्हारी भी इच्छा हो रही है कि हाँ मुझे भी येलो साड़ी पहन के डांस करना है तो अलग बात है, फिर तुम ससांग ससांग के साथ हो जाओ। तो मेन मुद्दा इसमें यही है, बस ये वैल्यूज आपको एडजस्ट करनी आनी चाहिए। और दिस इज प्योर ट्रिग्नोमेट्री कि sin 1 सबसे बड़ा, मतलब sin 3 सबसे छोटा, फिर sin 1, फिर sin 2 और sin 4 नेगेटिव हो गया, क्योंकि 4 जो है वो बेसिकली 3.14 से बड़ा हो गया। 3.14 से बड़ा हो गया तो जब आप एंटर करके थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, शाबाश। आ जाइए सर, जब फ्रैक्शनल पार्ट अंदर आ जाए ये सबसे सुकून देने वाला है भाई, ये सबसे जोरदार है। क्यों? देखो एक ही झटके में इसको खत्म कर देंगे। एफ के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सर ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर वाला फंक्शन चाहे कुछ भी हो पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड बराबर 1। तो इसका ग्राफ आप एक काम कीजिए, क्या करो, आप सिर्फ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और वो भी कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 लेते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर होता है, और उसके बाद में फिर आप इसको रिपीट करवा दो। दिख रहा है? क्योंकि अंदर वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट है तो अंदर वाला तो पीरियोडिक हो गया ना, खेल ही खलास। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये वाला, इसमें उसने बोला कि पहले एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 ले लो, हम 0 से लेकर 1 तक का ग्राफ बनाएंगे, तो 0 से लेकर 1 तक का ग्राफ ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत? क्यों सर? क्योंकि जब आप एक्स 0 से 1 लेते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर होता है। हाँ याद है ना? हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से लेकर 1 तक, ये जो लाइन चलती है इसकी इक्वेशन होती है y बराबर x। तो बेसिकली आपको 0 से 1 तक fx का ग्राफ बनाना है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो। तो सर 0 से लेकर 1 तक, मैंने कहा हाँ। अब बस ये बता दो बेटा कि sin x के ग्राफ में, सामने देखना भाई, ये होता है π/2, यहां आएगा 1, ये आएगा 0, तो sin x के ग्राफ में 1 पर वैल्यू कितनी आती है सर? ये फिर से sin 1 है ना, बस। अब ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ये है sin 1। अब सर ये पीरियोडिक फंक्शन है, धमाधम रिपीट कर दो। ठीक है, यही शेप वापस ऐसे रिपीट करते जाओ। क्या बोलती पब्लिक? खत्म है ना? ठीक है, अब आ जाइए इधर। सर ये लिखा हुआ है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वापस इसको आप लिख सकते हो e की पावर ऑफ x, और वो भी कब? x की वैल्यू 0 से लेकर 1। तो 0 से लेकर 1 तक के लिए e की पावर x का ग्राफ बनाइए और उसको रिपीट कर दीजिए। सर e की पावर x का ग्राफ वैसे तो ये होता है, बट उसने बोला सिर्फ 0 से लेकर 1, तो 0 से लेकर 1 ये वाला पोर्शन आएगा। मैंने कहा सत्य वचन, तो आप एक काम करो, 0 से लेकर 1 इसका एक ग्राफ बना लो, 1 पर ये वैल्यू आएगी ये। अब सर वापस इसी को रिपीट करना है इतनी हाइट पर, क्योंकि पीरियोडिक है ना। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई सर? ये वाली वैल्यू आ गई 2, ये वाली वैल्यू आ गई 3, ये सारी की सारी e के अंदर है, ये सारी की सारी 1 के अंदर है। SMJ, दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये सबसे आसान पार्ट था, जब अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए, मतलब x के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ। क्लियर है? हाँ, कहीं पर भी कोई मिरर इमेज नहीं लेनी भाई, पीरियोडिक फंक्शन है मतलब यही शेप रिपीट करेगी। पीरियोडिक पूरा फंक्शन पढ़ा के आया हूं, कैसी बात कर रहा है यार गोलू, ए भुटकन, ऐसे कैसे चलेगा? 0 से 1 तक e की पावर ऑफ x का ग्राफ बनाओ, उसको रिपीट करते जाओ, बस यही लॉजिक है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आपको fx का ग्राफ बनाना है और उसी को रिपीट करवाना है। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, तो इस पूरे मामले में जो थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला पार्ट है वो ये हो सकता है, एक तो ये वाला, ये भी आसान है, एक ये वाला, जब फ्रैक्शनल पार्ट बाहर आ जाए तो इसकी प्रैक्टिस आप एक बार और घर पे जाकर वापस बनाना। लास्ट पार्ट, दैट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे अगर मैं बात करूं तो वी हैव लास्ट, है ना? ठीक है, लिटिल गोलू आ जाओ। अब एक बहुत ही मजेदार चीज सिखा रहा हूं, जो कि आपको वैसे तो यार मैं ये सब स्टेटमेंट नहीं यूज करता, जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगी, कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगी, ये सब फालतू की बातें हैं। ऑब्वियसली मैं भी अगर पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं से तो मैंने भी सीखी है। सर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि ये आपने बनाई हो, ठीक है ना? वरना मैंने देखा कि बहुत सारे अब इसमें कई लपेटे जाएंगे माहौल बनाया जाता है भाई साहब, ऐसे मैं करवाता हूँ, नहीं सभी करवाते हैं, सभी बहुत जोरदार करवाते हैं। ठीक है ठीक है, तो कुछ चीजें आपके सामने लिखी हुई है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, अब एक फंक्शन होगा, उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ ड्रॉ करना है। जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, एकदम तारे सितारे खुल जाएंगे तुम्हारे। सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आता है, 1/क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के रेसिप्रोकल का ग्राफ, मजा आ जाएगा, है ना? समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? आ जाइए, कुछ छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। अगर वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, एफ छोड़ दो, तो उसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है क्या? 0 प्लस समझते हैं आप लोग? 0 प्लस इज नथिंग बट 0 से थोड़ी सी बड़ी, उसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी जाएगा क्या? 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी जाएगा क्या? अगर इंफिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल 0 प्लस जाएगा क्या? 0 से थोड़ा सा बड़ा। और माइनस इंफिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल 0 से थोड़ा सा छोटा जाएगा क्या? है ना? अगर एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एफ बढ़ रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल घटेगा क्या? हाँ सर, आप एक के नीचे यहां पर एक बढ़ता हुआ फंक्शन लगा दोगे, मतलब जिसकी वैल्यू पहले 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, तो ये 1 अपॉन ये पूरा तो डिक्रीज करेगा ना भाई, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है।
लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। छोटी छोटी नॉमिनल सी बातें, क्योंकि इसी चीज का यूज करके हम रेसिप्रोकल का ग्राफ बना देंगे। एफएक्स अगर डिक्रीजिंग है तो 1 अपॉन एफएक्स कैसा होगा सर? इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग का मतलब 1 अपॉन एफएक्स में वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 हुई, फिर -1 होगी, ऐसे कर लो। तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है 1/3, 1/2, 1/1, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आ रही है सर, ये इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहां जाइए। अगर एफएक्स की वैल्यू +-1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर? वो भी +-1, क्योंकि 1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम रहता है। अगर एफएक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसका रेसिप्रोकल पक्का 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यू नो, ये सारी बातें बता रखी है बेटा। अगर एफएक्स 1 से बड़ो है तो 1 अपॉन एफएक्स, इसका रेसिप्रोकल 0, इसका रेसिप्रोकल 1, 0 से 1 के बीच में, वही बात लिखी हुई है। और एफएक्स अगर 0 और 1 के बीच में है तो 1 अपॉन एफएक्स 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल, ये बात तो पता है ना? कहीं वो दीदी वाला हाल तो नहीं है बिग बॉस में आई थी दीदी, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वैल्यू 1 से छोटी नहीं, वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, दीदी बोल रही थी। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मुझे मैथ्स मत सिखा, वो वाला हाल तो नहीं है। एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो 1/2, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। समझ गए? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है, और सर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। हाँ, जो भी थी तेजस्विनी जी, जो भी थी, मतलब कोई बात नहीं, वो कई बार स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है। स्लिप ऑफ द टंग नहीं, स्लिप ऑफ द माइंड हो जाता है कई बार, है ना? हाँ, ये सारी बातें क्लियर होगी। बस आ जाइए। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन एफएक्स फ्रॉम एफएक्स, एफएक्स के ग्राफ से 1 अपॉन एफएक्स का ग्राफ अगर आपको बनाना है, ड्रॉ द डॉटेड वर्टिकल लाइन विद द ग्राफ ऑफ y बराबर एफएक्स टचेस या क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड यूज अबव पॉइंट्स। अबव पॉइंट्स कौन से? ये सारी बातों का इस्तेमाल करते हुए ग्राफ बनाना है। ठीक है, बस एक छोटा सा काम करना है, जहां पर एफएक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा या क्रॉस करेगा, वहां पर आपको डॉटेड वर्टिकल लाइन खींच देनी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एफएक्स जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पर उसकी वैल्यू हो रही है 0। तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए डॉटेड वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ग्राफ ऑफ 1 अपॉन एफएक्स विल नेवर टच और क्रॉसेस एक्स एक्सिस, ना ही कभी एक्स एक्सिस को ऐसे टच करता हुआ दिखेगा और ना ही कभी आपको ऐसे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, बट इसने क्रॉस नहीं किया, ये ऊपर है ये नीचे है। क्यों सर? क्योंकि 1 अपॉन एफएक्स कभी 0 होता ही नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, काला खट्टा कहां पे काला खट्टा हो गया तुम्हारे? रेसिप्रोकल की स्पेलिंग क्या? वाह मेरे नमूनों, है मेरे काले, मेरे पीलों, मेरे नीलों, वाह भैया वाह। मैं सोच ही रहा था थोड़ी देर पहले कि आज मैं बढ़िया सिखा रहा हूं, शायद बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बच्चे तो देख रहे हैं सर स्पेलिंग कहां मिस्टेक करी है। वाह बेटा वाह, दिल जीत लेते हो तुम एकदम, मेरा मजाक नहीं कर रहे हो। हाँ, अब ये फैसिलिटी होती ना, पक्का ऐसे काट के निकाल के अभी दे देता। आ जाओ, ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। आ जाइए, लास्ट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान से सीखते हैं। पहले आपको y बराबर एफएक्स का ग्राफ बनाना है, रेसिप्रोकल का बाद में बनाएंगे। देखिए पहली चीज है, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इसका ग्राफ बनाओ, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। अगर y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाने जाऊं, ध्यान से देखना, पहले तो चाहो आप स्टेप्स अपने मन में सोच सकते हो। मॉड x का ग्राफ ऐसा, और मॉड x माइनस 2 का ग्राफ जो है वो 1 यूनिट से नीचे किसका, 2 यूनिट से नीचे किसका दो। ठीक है, 2 यूनिट से हमने क्या किया, नीचे किसका दिया, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ऐसा आएगा। बोलो भाई, कुछ तो बोलो, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढ लो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। गजब, है ना? है ना? बस मुझे तो तुम्हें ऐसा डर लग रहा है कि तुम्हारा भाई होगा क्या, तुम आगे चलोगे जिंदगी में, आगे कॉलेज वाले में जाओगे, लड़की वड़की से बात होगी कोई, है ना, वो पूछेगी मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, हाँ, उसने पूछा कि बताओ मेरे बारे में बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उधर से बोले ये टेबल पे कपड़ा नहीं मारा है किसी ने, लग रहा है काफी देर से, दीवारें चिपचिपी हो रखी हैं, है ना? हाँ, आसपास वाली सारी बातें बता देना। वो भी बस वही बिल्कुल जो उसके मन में आएगा वही मेरे मन में आ रहा है अभी, है ना? हाँ देखो गलतियां बता दी सर हमने। गज्जा गज्जा भाई गज्जा। आ जाइए सर, पहले हमने क्या किया, y बराबर fx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सामने देखो, जिसका रेसिप्रोकल लेना है उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सर जहां पर fx का ग्राफ x एक्सिस को टच या क्रॉस करे वहां पर डॉटेड वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, अब डॉटेड वर्टिकल लाइन कहां आएगी, एक तो 2 पर और एक -2 पर। सुनते जाना आराम आराम से, क्योंकि ये खेल थोड़ा सा आराम से खेलने वाला खेल है। तो 2 पर और -2 पर डॉटेड वर्टिकल लाइन आ गई। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का, 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 का। ठीक है ना? ठीक है जी। अब पोर्शन वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। 2 के राइट में जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगी, मैं अगली ग्राफ बनाऊंगा डायरेक्टली। 2 के राइट में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ग्राफ पॉजिटिव है। कोई भी पॉइंट लोगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो 2 के राइट में अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका रेसिप्रोकल भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। 2 के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है
तो इसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पर 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 से जस्ट बड़ी। अगर मैं 2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 2.00000001 डालूं तो उसमें वैल्यू आएगी सर 0 प्लस, और 0 प्लस का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी। समझ गए? तो 2 के जस्ट राइट में वैल्यू कहां जाएगी सर? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होता है पूरा ऊपर। अगर आप आगे बढ़ोगे, जब इस तरफ जाओगे तो ये जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, समझ पा रहे हो? यहां गए तो ये कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 प्लस। आराम से देख लीजिए, 2 के जस्ट राइट में सर आप प्लस इन्फिनिटी क्यों लेंगे? मैंने 2 के जस्ट राइट में इसकी वैल्यू आ रही है 0 से थोड़ी सी बड़ी, उसका रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी। जब आप इधर जाओगे तो ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की ओर, प्लस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा। ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये 0 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये बनेगा डिक्रीजिंग, ठीक है। लीनियर का जो रेसिप्रोकल होता है थोड़ा सा ऐसा कर्व देके बना दीजिए, ठीक है। लीनियर का जो रेसिप्रोकल होता है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व देके बना दीजिए। ये हमारे पास में एक पोर्शन का सा रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है। हाँ, अब आ जाइए सर इधर, -2 के जस्ट लेफ्ट में चलते हैं इधर। तो -2 के जस्ट लेफ्ट में भी वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो -2 के लेफ्ट में सर वैल्यू वापस जाएगी इन्फिनिटी की ओर। जब आप इस तरफ जाओगे तो ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, कहां जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 प्लस। ये ग्राफ पूरा का पूरा सर कैसा है? आप देख सकते हो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसे मत देखना, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो अब इसका जो रेसिप्रोकल आएगा सर वो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ठीक है। आया ना? बन गया? रिपीट मत चिल्लाइए बेटा, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। 2 के राइट में 2 पर डॉटेड वर्टिकल लाइन और -2 पर डॉटेड वर्टिकल लाइन, क्यों? क्योंकि यहां पर ग्राफ fx की वैल्यू 0 हो रही है तो उसका रेसिप्रोकल वहां पर नॉट डिफाइंड होगा। 2 के जस्ट राइट में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो जो 2 के राइट में रेसिप्रोकल का ग्राफ बनेगा वो भी क्या होगा सर? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब -2 के उधर भी, अच्छा ये इंक्रीजिंग है 2 के राइट में, तो इसका रेसिप्रोकल कैसा बना? डिक्रीजिंग। और 2 के लेफ्ट में देखो आप, -2 के लेफ्ट में जब आप इधर से इधर आओगे तो सबसे पहले जब आप यहां खड़े थे तो वैल्यू कितनी आ रही थी सर? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा सर? 0 से थोड़ा सा बड़ा। 0 प्लस मार्क करना था ना वाई एक्सिस पर। अरे भाई ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो इसका रेसिप्रोकल कहां जाएगा? 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा बड़ा, है ना? ये बात समझ में आई? तो सर हमने इन पोर्शन के लिए बना दिया। अब आता है सर इस पोर्शन के लिए, ध्यान सुनना, और इस पोर्शन का रेसिप्रोकल। 2 के जस्ट लेफ्ट में आइए, 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू आ रही है 0 से थोड़ी सी छोटी। 0 से थोड़ी सी छोटी का रेसिप्रोकल होता है सर माइनस इन्फिनिटी। 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू आ जाएगी 0 से थोड़ी सी छोटी, और वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल, है ना? सर 0 पर वैल्यू आ रही है -2, -2 का रेसिप्रोकल होता है सर -1/2, ठीक है। 0 पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज -2, उसका रेसिप्रोकल होता है -1/2। -2 के जस्ट राइट में वैल्यू फिर से सर 0 से थोड़ी सी छोटी, रेसिप्रोकल आएगा ये। बस अब इन तीनों को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट हो गया जी -1/2। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x -2। अब आप यहां से इसकी रेंज भी देख के बता सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1/2 क्लोज यूनियन 0 ओपन से लेकर इन्फिनिटी, सेम वही रेंज आ रही है। देख लीजिए, क्या आपको ये बात समझ में आई? दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। पहला पार्ट हुआ है, दूसरे वाले पे चलते हैं, घबराओ मत, पूरा अच्छे से समझाएंगे, तभी तो 2-3 एग्जांपल लिए सर। जिसका रेसिप्रोकल लेना है ध्यान से देखो, वो एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको बनाना आता है x² - 5x + 6, x - 2 × x - 3, ठीक है ना? आ जाओ और सीखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। आप इसमें चाहो तो एक नोट करके भी लिख सकते हो। नोट करके क्या लिख सकते हो कि अगर मान लो कभी कोई ग्राफ x एक्सिस को ऐसे a पर काट रहा हुआ, मान लो ये fx का ग्राफ है, तो उसका जो रेसिप्रोकल का ग्राफ होगा ना वो उस पॉइंट के अबाउट ऐसे कटेगा। पहली चीज तो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो a पे डॉटेड वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ठीक है। a के जस्ट राइट में क्या होगा सर? प्लस इन्फिनिटी, और a के जस्ट लेफ्ट में होगा माइनस इन्फिनिटी, ऐसे। मतलब इसके दो टुकड़े होंगे अगर कोई ग्राफ ऐसे कट कर रहा है तो, ठीक है ना? और अगर कोई ग्राफ मान लो ऐसे कट कर रहा है तो ये fx का ग्राफ है, यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 अपॉन fx के ग्राफ की। इसका लॉजिक भी सेम वही है जो आपको थोड़ी देर पहले बताया। a के जस्ट राइट में वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, उसका रेसिप्रोकल जाएगा इन्फिनिटी। a के राइट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। a के लेफ्ट में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। a के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू 0 आ रही है, 0 से थोड़ी सी छोटी आ रही है, तो रेसिप्रोकल जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इस केस में आप बोल सकते हो सर रेसिप्रोकल का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनेगा। सर a के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कैसे टूटता है ग्राफ, है ना? ऐसे ग्राफ जो है वो टूटता है रेसिप्रोकल का, ठीक है। वापस इस पे आते हैं। अगर मैं fx के ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ हम कई बार बना चुके हैं। एक रूट इसका 2 है, एक रूट इसका 3 है। ये रहा 2, ये रहा 3। इसका जो वर्टेक्स आएगा वो आएगा 5/2, और 5/2 पर इसकी वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से -d/4 है, 25 1/4, वो भी नेगेटिव का। ये fx का ग्राफ है। अब हम जा रहे हैं सर रेसिप्रोकल पर। वी आर फॉर्मिंग द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन x² - 5x + 6। एक बार मेरे बताने से पहले जो भी अब तक सीखा है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो भी है वो लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है सर। fx का ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा है वहां वहां पे डॉटेड वर्टिकल लाइन। सर एक तो 2 पर और एक 3 पर, ठीक है भाई? हाँ, एक 2 पर और एक 3 पर। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2, ये वाला पॉइंट हो गया 3, है ना?
अब सर देखना 3 के जस्ट राइट में ऐसे चेक किया करो, 3 के जस्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है, ये 0 है तो ये आ रहा है 0 प्लस, तो 0 प्लस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर? इन्फिनिटी। और 3 के बिल्कुल राइट में चले जाओगे तो ग्राफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, और ये ग्राफ कहां जाएगा सर? 0 होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 3 के राइट में तो सर इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। शेप आप चाहो तो याद कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। इस टाइप की शेप मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसका रेसिप्रोकल होता है ऐसा करके, ये देखो यहां लिखा रखा, इस टाइप की कोई भी शेप होगी उसका रेसिप्रोकल ऐसा बनेगा। नीचे की से अगर एंट्री ले रहा है तो इसका रेसिप्रोकल ऐसा बनेगा। बस ये दो मेजर केसेस और कुछ है ही नहीं। आ जाइए फिर -2 के इधर सर, -2 के इधर भी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 0 प्लस ही आ रही है, तो सॉरी 2 के इधर ये वाली वैल्यू भी ऐसी हो जाएगी। और इस तरफ चलते जाओगे तो ग्राफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, ये फिर से 0 को ऐसे टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हो गया। 5/2 पर वैल्यू आ रही है -1/4, तो 5/2 पर अगर वैल्यू -1/4 आ रही है तो -1/4 का रेसिप्रोकल होता है जी -4। हाँ, वैल्यू जो आ रही है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -4। अब जरा ध्यान से देखना, तो 5/2 पर तो वैल्यू सर ये आने वाली है -4। अब आप आ जाइए 3 के जस्ट लेफ्ट में, 3 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0 से छोटी, 0 से छोटे नंबर का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और वो भी नेगेटिव का। 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू आ रही है सर 0 से छोटी, उसका रेसिप्रोकल सर वो भी -इन्फिनिटी। ये रहा जी। कितने लोगों का एकदम मैच करके ईमानदारी से बताना। ये ग्राफ है जी 1 दिस का। आप रेंज भी निकाल सकते हैं, इसकी जो रेंज आएगी आपके पास बहुत सारे मेथड, एलिमेंट्री मेथड लगाओ, ग्राफिकल मेथड लगाओ, 1 क्वाड्रेटिक की रेंज निकालो, इसकी रेंज आएगी -इन्फिनिटी से -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 ओपन से लेकर इन्फिनिटी। 0 पर वैल्यू यहां पर कितनी आ रही थी सर? इसकी 0 पर वैल्यू आ रही थी 6, 6 का रेसिप्रोकल होता है 1/6। सभी वैल्यूज का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए। आई होप दिस इज आल्सो डन। आ जाओ लास्ट एंड द फाइनल। ठीक है, y बराबर, पहले आप इसका ग्राफ बनाइए, y बराबर mod ऑफ ln ऑफ mod x। ठीक है जी, आ जाइए। y बराबर ln mod, आपकी कॉपी में ग्राफ बना हुआ है, यस। कैसे ग्राफ है देखना भाई, है ना? कैसे ग्राफ है, कैसे ग्राफ है? हाँ। देख लो ln mod ऑफ, मतलब ln के अंदर mod ऑफ x पूरे पर mod। ठीक है, अब फटाफट इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं। दैट मींस y बराबर 1/mod ऑफ ln ऑफ mod x। ठीक है, सेम जो लॉजिक बोला है एज इट इज उसको दोहराना है। क्या कि जहां पर fx का ग्राफ x एक्सिस को टच भी करे वहां पर डॉटेड वर्टिकल लाइन आएगी -1 पर, है ना? 1 और -1 पे आ रही है सर, क्योंकि यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, अब आप इस 1 के बिल्कुल राइट में वैल्यू जा रही है 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी का रेसिप्रोकल होता है सर ये। और जब आप इधर जाओगे तो ग्राफ जा रहा है ऊपर की ओर, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा सर ऐसे। ठीक है, अब ध्यान सुनना, 1 के बिल्कुल लेफ्ट में जाऊं तो आपके पास फिर से वैल्यू आ रही है 0 से थोड़ी सी बड़ी। 1 के लेफ्ट में गया, वैल्यू चेक की 0 से थोड़ी सी बड़ी, 0 प्लस का रेसिप्रोकल 1 के लेफ्ट में भी प्लस इन्फिनिटी। -1 के राइट में आया तो इस पे वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो 0 से जस्ट बड़ी आ रही है तो इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। -1 के लेफ्ट में जा रहा हूं तब भी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो इसका रेसिप्रोकल भी प्लस इन्फिनिटी। वैसे भी देख लो ये पूरा पॉजिटिव फंक्शन है, पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है। देखो ना, आपने एक चीज नोट नहीं की शायद, जो पार्ट इसका x एक्सिस के नीचे है, जो पार्ट नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल सब नीचे बना है, जो पार्ट पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल ऊपर ही बना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में फंक्शन है ये पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका रेसिप्रोकल भी ऊपर ही बनेगा। और मैं इस तरफ जाऊं अगर, तो इस तरफ जाने पे सर वैल्यू ध्यान से देखो वो जा रही है प्लस इन्फिनिटी, तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा। तो पहले तो इसको जोड़ दो भाई। ठीक है, अब समझने वाली बात है, ध्यान सुनना, ये है 0, 0 पर तो नॉट डिफाइंड है, 0 से थोड़ी सी बड़ी पर वैल्यू कितनी आ रही है? मतलब मैं यहां ये बोल सकता हूं, मैं यहां पर, अरे क्या है, मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर x जा रहा है 0 प्लस की ओर तो फंक्शन की वैल्यू जा रही है सर इन्फिनिटी की ओर, तो इसका रेसिप्रोकल कहां जाएगा वो बता दीजिए प्लीज। इसका रेसिप्रोकल कहां जाएगा? तो 0 प्लस पर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है वो मैंने लिखवाया था, यहां पे आपने देखा होगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0 से थोड़ा सा बड़ा। तो मतलब सर अब की बार क्या होगा, समझने वाली बात है कि 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से थोड़ी सी बड़ी, 0 प्लस आएगा सर। समझ पा रहे हो? हाँ, मैंने ये पॉइंट क्यों बनाया अभी समझ में आ जाएगा, ये रोक के रखो। और 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर x जो है वो 0 माइनस की ओर जाए, 0 से थोड़ी सी छोटी, तब भी y सर इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल फिर से 0 प्लस है, तो यहां पर एक पॉइंट बना दो। अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा। इन दोनों के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। अब मुद्दा आता है सर 0 पे क्या होगा? 0 पे लगेगा जी हॉलो सर्कल। 0 पे क्या लगेगा? हालू सर्कल। क्यों सर? क्योंकि ये फंक्शन 0 पर डिफाइंड ही नहीं है। आप लॉग चाहे कहीं पर भी लिखा हो, 0 रख थोड़ी सकते हो उसमें, तो ये दोनों तरफ से इसको घेर के ऐसे यहां पर 0 पर एक हॉलो सर्कल बना देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल। समझना? इस पे आ जाएगा हॉलो सर्कल बस, क्योंकि 0 प्लस पर यहां पर भी वैल्यू 0 प्लस आनी चाहिए, 0 माइनस में भी वैल्यू 0 प्लस आनी चाहिए, 0 पे कोई वैल्यू आनी नहीं चाहिए। खेल लेता हूं एसएमजे। अब जितने भी ग्राफ आपने देखे आप सबका रेसिप्रोकल बना सकते हो। जैसे आप y बराबर x का ग्राफ बनाते हो, याद होगा एक स्ट्रेट लाइन आती है सर, इसका रेसिप्रोकल आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कक्षा 11वीं में, तो वैसे तो बनता है। ठीक है भाई, चलिए कुछ होमवर्क वाले सवाल। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, और आप जानते हैं कि क्या करना है। हाँ सर, ग्राफ का यूज करने हैं। इसका मैं एक आपको हिंट दे देता हूं कि जब आप दो ग्राफ को एक एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तो थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू डालकर और वो सब चीजें ध्यान रखना। समझना है नहीं समझना? और ये चैलेंजर सवाल है जी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके आना, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस। चलिए कुछ मिसलेनियस टर्म्स बची हैं, एक एक लाइन की या एक एक मिनट की, सुनते जाना और आगे बढ़ते जाना। ठीक है, कुछ मिसलेनियस टर्म्स बची हैं, आराम आराम सुनना। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन की कुछ छोटी छोटी वन लाइनर टर्म्स बची है, सुनते जाओ, सुनने वाली है। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन उनको बोलते हैं जिनकी डोमेन सेम हो, जिनकी रेंज सेम हो, और उसके बाद में दोनों में अगर हम एक ही एक्स पुट करें तो दोनों का आउटपुट भी हमें सेम मिले।
वापस सुनो, जिनकी डोमेन सेम हो, जिनकी रेंज सेम हो, और अगर दोनों फंक्शंस में हम एक ही एक्स डालें तो हमें वो आउटपुट सेम दे दे, उसको हम बोलते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। या फिर दूसरी भाषा में आप बोलो तो दोनों का ग्राफ सेम होना चाहिए। जैसे क्या मैं इन दोनों फंक्शंस को y बराबर sin x और y बराबर cos x, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है? तो आंसर इज सर नो, दीज आर नॉट इक्वल। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की डोमेन सेम है, इसकी डोमेन भी आर, इसकी डोमेन भी आर, दोनों की रेंज भी सेम है, -1 से 1, -1 से 1, बट दोनों के अंदर सेम x पुट करने पर हमें सेम y नहीं मिलता। अगर आप x पाई बाय 2 यहां रखोगे और यहां रखोगे, ये बनेगा 1, ये बनेगा 0, तो ये नॉट इक्वल है, नॉट आइडेंटिकल है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपको किसी फंक्शन को चेक करना है तो पहला स्टेप ये क्लियर हो जाए तो दूसरा स्टेप, ये क्लियर हो जाए तो तीसरा स्टेप, ये तीनों स्टेप्स एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है, होल्ड्स ट्रू, ऑल होल्ड्स ट्रू, तब आप फंक्शन को क्या बोलोगे? इक्वल एंड आइडेंटिकल बोलोगे, अदरवाइज वो नॉट इक्वल कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आने जा रहे हैं, फटाफट आपको बताना है इसमें से कौन से इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। हाँ, बस स्टेटमेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, सुनते जाइए आराम आराम से। इनमें से कौन सा पेयर इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन का है? जैसे आपको एक fx दे रखा है, एक gx दे रखा है। हाँ, दो पेयर दिए हैं, जो इक्वल हो उनके लिए लिख देना इक्वल, और जो नॉट इक्वल हो उसके लिए लिख देना नॉट आइडेंटिकल, या नॉट, जो आइडेंटिकल हो इक्वल हो उसके लिए आइडेंटिकल लिख दो, जो नॉट इक्वल हो उसके लिए नॉट आइडेंटिकल लिख दीजिए प्लीज। जैसे पहले वाले की बात करें, ये कैसा है, इक्वल है कि नॉन इक्वल है दोनों? सर cosec x की डोमेन क्या होती है? सारे x चलेंगे, बस सारे x चलेंगे रियल नंबर, बस n पाई को छोड़कर। सर आपकी बार 1/sin x लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैंने क्या सिखाया? सर आपने कुछ नहीं सिखाया मैंने ये सिखाया कि बेटा कभी भी इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन का सवाल आए तो आपको ये तीन चीजें चेक करनी है। तुमने क्या सीखा? तुमने देखा कि अगर कोई फंक्शन आएगा, ये और ये दोनों हम चेक कर लेंगे देखकर कि इक्वल है कि नहीं है। ये 3 पॉइंट आपने सर ऐसे व्यर्थ बताए, ये तीनों पॉइंट आपने क्या किए? व्यर्थ ही बताए। हम तो देख के बता रहे हैं। तो एक बच्चा जब से चिल्ला रहा है, बोले सर 1/sin x cosec x ही होता है तो इसलिए दोनों बराबर है। नहीं भाई, इस हिसाब से तो तेरा आंसर ये दोनों भी इक्वल आएंगे ये ऊपर वाले दोनों इक्वल है, नीचे वाले दोनों नॉट इक्वल है। ऊपर वाले इक्वल क्यों है? दोनों की डोमेन सेम, डोमेन एक बार निकल गई उसके बाद में आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, डोमेन सेम कैसे हुई? डोमेन इसलिए सेम हुई कि बिकॉज़ 1/sin x में sin x भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो पहले वाले फंक्शंस हैं, दीज आर इक्वल फंक्शंस। इक्वल बोल दो या आइडेंटिकल फंक्शंस बोल दो। ठीक है, पहले वाले का जवाब ये है। दूसरे वाले का सर दीज आर नॉट इक्वल। अब एक बच्चा जरा परेशान, क्योंकि उसने बात तो सुनी नहीं। वो बोल रहा है सर 1/cosec x भी तो sin x ही होता है। अरे भाई, होने को तो ऐसे 1/x तो x ही तो होता है, बट ये दोनों बराबर नहीं है जी। सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं, आप इसमें x 0 नहीं रख सकते, इसमें रख सकते हो, तो कैसे बराबर बोल दोगे? दूसरे वाला नॉट इक्वल है। रीजन बीइंग, बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं, x में आप यहां पाई रख सकते हो और यहां पे पाई नहीं रख सकते। सर क्यों यहां पाई क्यों नहीं रख सकते? cosec x की डोमेन में ही पाई नहीं होता तो कैसे दोगे? तो नॉट आइडेंटिकल या नॉट इक्वल का रीजन क्या है? डोमेन आर डिफरेंट या डोमेन इज डिफरेंट। लिख लेना ये बात पूरी कि आप उसमें x की जगह पाई रख सकते हो, उसमें पाई नहीं रख सकते। समझ में आया? तो ये मत देखो कि इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये देखना नहीं सिखाया। डोमेन, रेंज और हर x पर सेम वैल्यू, पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरे वाले में से डोमेन तो सेम है, डोमेन सेम आएगी, इसकी भी आर उसकी भी आर, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको कुछ लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 - cos 2x अपॉन 2 का रूट 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2, या 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 का रूट। 1 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2, ये कैंसिल करो, ये आएगा मॉड sin x। समझ में आया? तो ये वाला केस जो है, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है बेटा मॉड sin x। तो अब की बार आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है। रीजन बीइंग, रीजन बताता हूं, रेंज सेम नहीं है अब की बार, क्योंकि sin x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। आप 3π/2 डालो, इसका आंसर -1 आ जाएगा। आप इसमें 3π/2 डाल के देखो, आंसर +1 आएगा। रेंज इज डिफरेंट। 1/mod x, और ये वाली चीज लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर x की पावर -2। अब जब मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं कि 1/x² का रूट, और इसको ऐसे लिखता हूं कि 1/mod x, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि आपने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई नहीं किया भाई मैंने, ये तो मायने है उसके, ये उसके मायने हैं, मैंने उसको कुछ बदल के नहीं लिखा है। हमें बताया गया था कि पावर जब भी कभी नेगेटिव हो, दैट मींस वो चीज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, और डिनोमिनेटर में अगर प्रेजेंट है तो इसको आप चाहे ऐसा रख लो, 1/x² का रूट रख लो। समझे नहीं समझे? तो दिस इज एज सेम एज 1/x² का रूट। अब डोमेन निकालोगे तो इसमें भी 0 नहीं रख सकते, इसमें भी 0 नहीं रख सकते। ठीक है, और रेंज की अगर हम बात करें तो 1/mod x, रेंज निकालने से पहले तो दोनों सिंप्लीफाई कर लो। दीज टू फंक्शंस आर इक्वल। ये दोनों कैसे हैं सर? इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, 1/mod x और अंडर रूट ऑफ x की पावर -2। अब ये तो साफ साफ ही दिख रहा है यार, उसने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। log विद बेस e नंबर ये है, log विद बेस e नंबर ये है, दोनों में log m + log n वाली प्रॉपर्टी लगाकर ये लिख दी। ऑब्वियसली सर इसकी डोमेन अलग आएगी, इसकी डोमेन अलग आएगी, चाहो तो चेक कर लीजिए, डोमेन ही डिफरेंट आएगी, तो दिस इज नॉट इक्वल। अब अगले वाले में सर वापस एक बच्चा बोलता है सर देखो एलसीएम ले लेंगे तो ये x/1 + x लिखा हुआ है। अरे मैंने कहा देखने में इक्वल थोड़ी पूछ रहा हूं, अगर देखने में इक्वल पूछना होता तो मैं इतनी कहानी लिखवाता क्यों? सीधा कहता सिंप्लीफाई कर लो। आपको डोमेन वाइज जाना है। ठीक है, दीज आर आल्सो नॉट इक्वल। रीजन लिखवाता हूं, प्लीज लिख लीजिएगा ध्यान से। रीजन ये है, देखना जरा, इसकी डोमेन पता क्या है? आप इसमें 0 भी नहीं रख सकते, x की जगह -1 भी नहीं रख सकते। इसकी डोमेन है 0 और -1। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है? x नॉट इक्वल टू 0 और -1। इसकी डोमेन है x नॉट इक्वल टू -1, आप इसमें 0 रख सकते हो, तो नॉट इक्वल बिकॉज डोमेन इज डिफरेंट। ठीक है, पहले वाले का कारण यही है, बिकॉज डोमेन इज डिफरेंट। x इंटू मॉड ऑफ x सिग्नम x स्क्वायर, दोनों की डोमेन कैलकुलेट की आर, और एक बार मैंने जब डोमेन कैलकुलेट कर ली तो रेंज निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। और ये क्या लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स लेस इक्वल टू 0, और दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। तो अब की बार ये दोनों फंक्शन दिखने में अलग अलग हैं, बट दोनों सर कैसे हैं, इक्वल है। डोमेन सेम, रेंज सेम, कोई सा भी एक्सपोर्ट करो दोनों में सेम आंसर मिलेगा आपको, दीज आर इक्वल। अब आप